बेहतर यही है ए दुनिया, मुझसे किनारा किए रहो, तेरी मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का जीएस विद महेंद्र पर अपने मित्र नदीम जोशी की खूबसूरत शायरी के साथ स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आप सभी का जीएस की इस जड़ी बूटी क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, मैंने कहा था कि ये श्रृंखला ऐसी है जो आपको नए नए प्रश्नों का संग्रह देगी। दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं अपनी इस जीएस की जड़ी बूटी की क्लास में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय वास्तुकला के विषय में। वास्तुकला का मतलब होता है कि मंदिर निर्माण कला, मूर्तियां निर्माण कला, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ठीक है, सिक्कों की ढलाई भी आ जाती है, इसी में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आते हैं। तो शुरुआत करेंगे। जैसे वास्तुकला में पढ़ना क्यों है हमको, क्योंकि देखो हड़प्पा में कैसे घर बनते थे, मौर्य काल में कैसे घर थे और महल थे, फिर इसका गुप्त काल में कैसे महल थे, और उसके बाद वहाँ मंदिर कैसे बने अलग अलग। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला से। इसमें हम एक तरफ से पढ़ेंगे कि हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, मुगल सबके विषय में कौन कौन से किसने क्या क्या बनाए, क्या क्या विशेषताएं थी। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि हर मंदिर एक जैसा नहीं होता है। जैसे उत्तर भारत के मंदिरों को देखो और दक्षिण भारत के मंदिरों को देखो तो उनमें फर्क होता है। तो वो किस शैली पर बने हैं उसी के विषय में चर्चा की जाएगी और वहीं से प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी इस जीएस की जड़ी बूटी क्लास में, जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसे मोहरे एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुद्रा का ही एक प्रकार था। तो साथियों, तो यहाँ पर पढ़ते हैं मोहरे। अधिकांश प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी उनका आकृति कैसी थी, अधिकांश मोहरे कैसी थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, अधिकांश मोहरे वर्गाकार एवं त्रिकोणी थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको छोटी पुस्तकों में ये प्रश्न नहीं मिलेगा साथियों। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, वर्गाकार और त्रिकोणी थे, अधिकांश पूछा, और कुछ आयताकार भी मिली थी और वृत्ताकार। यानी कि देखो, वर्गाकार यानी कि ये हो गया चारों भुजाएं बराबर, त्रिकोणी का मतलब ये हो गया, आयताकार आप समझते हैं आयत जैसे होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वृत्त ये, यानी कि कह सकते हो 4 प्रकार की आकृतियों की मोहरें मिलती थी, जिसमें से अधिकांश मोहरें कैसी थी, वर्गाकार और त्रिकोणी। साथियों आगे पढ़ते हैं। मोहरे बनाने के लिए मुलायम पत्थर स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था। अब ये कहाँ मिलता था स्टेटाइट, तो जैसे हमारे उस समय सिंधु नदी थी और भी जो इसकी सहायक नदियां थी, तो उनकी तलहटी में मिलता था ये पत्थर, और वहां से निकाल कर उसकी मुहरे बनाई जाती थी, उसको काट छांट के। फिर अगला है, तांबे, सोने, हाथी दांत की मुहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा के लोग, हड़प्पा निवासी सोने से परिचित थे या तांबे से? तो आप पढ़ा ही होगा, बट सोने से क्या परिचित थे? तो ये प्रश्न होगा कि हाँ, जब उसके साक्ष्य मिले तो जाहिर सी बात है कि सोने से वो परिचित रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों सोने का मतलब स्लीप सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, सोने से तो सभी परिचित होते हैं, बट यहाँ पे गोल्ड से, कि उस समय गोल्ड से हड़प्पा के लोग परिचित थे कि नहीं। अगले चलते हैं। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि, मतलब चित्राक्षर लिपि का मतलब होता है साथियों कि जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हमको कुछ लिखना है, मान लीजिए घर, तो घर हमने ऐसे लिख दिया, उसी रूप में उनको कोई चित्र बना के सिंबल बना देंगे कि भैया घर ऐसे ऐसे होता होगा, तो इसको बना दिया, तो ये चित्र, इसका मतलब घर हो गया। तो उसी तरह से हर प्रकार के
जो उसके लिए चित्र बनाए जाते थे, इसलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है साथियों, इसको ही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो अधिकांश जो मुहरों थी पर क्या लिखा था, चित्राक्षर लिखी थी, जिसे अभी तक हमारे देश के पुरातत्वविद या दूसरे अन्य देशों के इसको पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखी होती थी। दाएं से बाएं, इसे हम लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, बट यहाँ पर क्या था, दाएं से लिखेंगे और बाएं तरफ की ओर। तो अब यहाँ से एक चीज और साक्ष्य मिल सकता है कि लोग पहले लेफ्ट हैंड से भी कह सकते हो कि लिखते होंगे, तभी तो ज्यादातर राइट हैंड वाले ऐसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड वाला क्या करेगा, ऐसे उसको लिखने में आसानी होगी। तो कह सकते हो, मेरा एक गेस है या मैं कह सकता हूँ मेरा मानना है। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि दाएं से बाएं क्या करी जाती थी, लिखी जाती थी, ये पिक्टोग्राफिक लिपि। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मोहरों में किसके जो ज्यादातर साक्ष्य मिले, जैसे पाशुपत की मोहर, यूनिकॉर्न की मोहर। पाशुपत मतलब एक माना गया है कि एक व्यक्ति या देवता, उसको कह लीजिए, पलथी मार के बैठा हुआ है। और ये पाशुपत की मोहर मिली कहाँ से है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। बाईं ओर इसमें हाथी और बाघ है, दाईं ओर गैंडा और भैंसा है। इसकी जो मूर्ति बनी है उसके बाईं तरफ हाथी बाघ और दाईं ओर गैंडा भैंसा। ये क्या थी, किसकी बनी हुई थी, स्टेटाइट। स्टेटाइट मैंने बताया कि नदी की तलछटी से इसे निकाला जाता था। और दूसरी मोहर कैसी जो प्रसिद्ध, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब यूनि माने होता है वन, तो कॉर्न मीन्स क्या होता है, हॉर्न। तो यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला जो एक रंगी पशु की मोहर मिली, जिसपे एक रंगी पशु, उसके सिर पर एक सींग जगी होगी दोस्तों। तो ये हमारा हो गया मोहर से संबंधित। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, आप लोग पढ़िए इसको। फिर हमारा है कांस्य मूर्तियां। व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। ठीक है, फिर कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक या सायर परड्यू भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जो कांसे की मूर्तियां हड़प्पा में बनाई जाती थी वो किस तकनीक से, तो लुप्त मोम तकनीक या इसे कहिए सायर परड्यू। इसमें क्या होता था साथियों, देखो होता क्या था कि मिट्टी की वो बनाई गई, जैसे मोम का एक पुतला बनाया गया, उसके ऊपर से गीली मिट्टी का लेप चढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद जो है उसको क्या किया जाता था, पका दिया जाता था। जब पका दिया जाता था, वो ऊपर की मिट्टी पक जाती तो उसमें छेद करके उस मोम को बाहर निकाल दिया जाता था। मान लो एक पुतला बनाया उन्होंने और उसमें ऊपर से मिट्टी पक गई, हाथ पैर चेहरा से कुछ बनाया और नीचे छेद कर दिया पैरों के पास, उसको खड़ा कर दिया, सारा मोम गर्म हुआ, पिघल गया, निकल गया। अब उसमें क्या करेंगे, जो कांसा है जैसे उसको पिघला के, या गोल्ड जैसा आपने गोल्ड पिघलाया जाता है, उसी तरह कांसे को पिघला के जहां से वो छेद करते तो वहां से उसको भर देते थे पूरे मूर्ति, क्योंकि पूरी मूर्ति क्या होती थी, खोखली हो जाती थी, तो उस पूरी मूर्ति में उसको भर देते थे और भरने के बाद उन छेदों को बंद कर देते थे। बंद करने के बाद जब उसको ठंडा करते थे तो अंदर वो पूर्णतः जम जाती थी वो धातु उसी तरह से। और उसके बाद जो मिट्टी होती थी, पकी हुई मिट्टी या जो भी कहो, उसको फोड़ के वो मूर्ति निकाल ली जाती। तो यही क्या कहलाती है, ये लुप्त मोम तकनीक, यानी कि मोम को लुप्त कर दिया जाता था। अब कांसे की नर्तकी का जो मूर्ति मिली है और कांसे का बैल। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है साथियों, ये बता दूं आपको। और इसे 4 इंच इसकी लंबाई है और ये त्रिभंग नृत्य मुद्रा में है, यानी कि आड़े टेढ़े 3 तरह से उसका शरीर का डिजाइन बना हुआ है, वो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में है साथियों। आगे चलते हैं, टेराकोटा। मूर्तियां बनाने के लिए एक पकी मिट्टी का प्रयोग, इसे कहते हैं पिचिंग विधि, टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होते थे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग गांव में जब रहते थे तो वहाँ हाथी घोड़े और इस टाइप के बच्चे लोग तालाब से मिट्टी ला के उसको बनाते थे और ये सब कुम्हार बनाते हैं। ठीक है, तो पिचिंग का मतलब होता है मिट्टी को गीला करके उसको लुगदी बना के उसको आकृति बना देना और उसको फिर पका देना, तो वही क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है दोस्तों। अधिकांशतः जो टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, गुजरात व कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। उदाहरण जैसे मातृ देवी, सींग वाले देवता का मुखौटा,
मातृ देवी और सिंह वाले देवता का मुखौटा प्रसिद्ध है टेराकोटा की मूर्तियों के रूप में। देखो मूर्तियां, ये भी मूर्तियां मगर वो कैसी मूर्तियां हैं? कांस्य मूर्तियां हैं। और ये कैसी मूर्तियां हैं? टेराकोटा की मूर्तियां हैं। मातृ देवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा। मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी माना जाता है। उसमें कहा गया कि हो सकता है इन्हें ही उर्वरता की देवी कहा जाता हो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में किसी एक विशेष जो है डाइटी मतलब किसी ईश्वर की उसकी प्रार्थना नहीं की जाती थी। वो लोग प्रकृति के पुजारी थे, यानी कि एक तरह से बैलों की पूजा करते थे, क्योंकि बैल उनकी मदद करते हैं खेती करने में। नदी की पूजा, पीपल की पूजा, वृक्षों की पूजा इस तरह से करते थे। वहां के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मातृ देवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा। अब मृदभांड क्या होता है? मृदभांड दो प्रकार के मिले हैं, एक सादे मृदभांड और दूसरे चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांडों में लाल व काले रंग का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अब आपसे बता दूं कि मृदभांड होते क्या हैं। नॉर्मली आप कह लीजिए जैसे कि गांव में क्या होती है? गगरी होती है, सुराही होती है, और आपने शहरों में देखा होगा गुलदस्ते से चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? गुलदस्ते यूज किए जाते हैं। तो वो सब एक तरह से मृदभांड के ही प्रकार हैं। तो उस समय जब बनाए जाते थे तो बड़े मृदभांड भी होते थे, मध्यम आकार के मृदभांड भी होते थे और छोटे। बड़े मृदभांड वो होते हैं जिसमें से अनाज वगैरह रखा जाता है। मध्यम में और भी कम, जो मतलब कम उसका उपयोग होता है, जैसे आटा चावल रख दिया गया। छोटे मृदभांडों में जैसे मदिरा लोग यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार का तेल यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, तो उनको रखा जाता था। बर्तन आप सीधा समझिए गगरी वगैरह सब एक तरह से मृदभांड के ही क्या थे? प्रकार थे। क्योंकि हमने इसका इसलिए बता दिया क्योंकि आप पढ़ तो रहे मृदभांड मृदभांड, मृदभांड क्या चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और मृदभांड, ये प्रश्न यहाँ से बना है कि जो मृदभांड जो हड़प्पा सभ्यता के होते थे उनमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल और काले रंगों का प्रयोग किया गया साथ में। आइए अब आगे चलते हैं आभूषणों के विषय में। तो हड़प्पा के लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं, रत्नों, हड्डियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी मूल्यवान धातुओं से, हीरो जवाहरात से, वो आप एक तरह से कह सकते हो। चनहूदड़ों व लोथर से कारखाने प्राप्त हुए। किस चीज के कारखाने? आभूषण बनाने के कारखाने, या ऐसे कह सकते हो कि जो सुनार होते हैं जो आभूषण बनाते हैं, तो सुनारों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो चनहूदड़ों और लोथर से। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। जिसी तरह से नृत्य करती कांसे की नर्तकी, इसको डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखें, किसी दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो मस्त होके अच्छे से पढ़िए, मैं हर एक चीज में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो इसको कैसे पूछा जा सकता है कि भाई कारखाने प्राप्त हुए आभूषण बनाने के, और नहीं, हड़प्पा के लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं, रत्नों और हड्डियों का प्रयोग करते थे। चनहूदड़ों व लोथल से कारखाने प्राप्त हुए। कारखाने मतलब जहां से आभूषण बनते थे। ठीक है, तो यह सुनारों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, स्वर्णग्रह के या कह सकते हैं जो सुनार लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां से? चनहूदड़ों और लोथल से। अब एक विशेष नोट कह सकती है अलग है कि कपड़ों के लिए जो हड़प्पा के लोग हैं वो कपास व ऊन का प्रयोग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कपड़ों के लिए हड़प्पा के लोग कपास व ऊन का प्रयोग करते थे। ये आप नोट करके भी लिख सकते हैं, किसी भी रूप में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो मैंने ये इतना आज हड़प्पा के विषय में पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया मोहर क्या चीज होती है, कांस्य मूर्तियां क्या चीज होती है, टेराकोटा क्या होता है, मृदभांड क्या होते हैं, आभूषण क्या होते हैं, ये सारी चीजें। आगे इससे अच्छा टॉपिक और मिलेगा, तो इसी में आगे चलेंगे, हम कल पढ़ाएंगे। आज मैं यहीं पर आपकी जीएस की जड़ी बूटी क्लास को समाप्त करता हूं और आशा करता हूंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी जगह से समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।